नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है ब्रांड बाजार। इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि संपादक हैं शशि सिन्हा, जो CEO हैं लोडस्टार UM के। इन्होंने अपना विषय चुना है कि टैलेंट किस तरह से इंडिया से हट करके भारत से लोगों को लाया जाए और किस तरह से छोटे शहरों में ज़्यादा प्रतिभाएं निखर रही हैं जो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अनुकूल हैं, इनको मौका कैसे दिया जाए। और इन्होंने 2 सफलता की कहानियां अपने लिए चुनी हैं और 2 मेहमान चुने हैं इस कहानी को बताने के लिए। वो हैं नितेश तिवारी, जो चीफ क्रिएटिव ऑफिसर हैं लियो बर्नेट के, और अभिजीत अवस्थी, जो नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर हैं ओगिलवी एंड मेथर के। शशि जी, आपका ये जो विषय है आपने क्यों चुना? तो पहले तो धन्यवाद कि आपने मेरे को आज के लिए संपादक बनाया। जिससे हमारी 2-3 बड़े ब्रॉड एरिया होते हैं हमारे क्रिएटिव, उसमें मैं आऊँगा। सर्विसिंग और प्लानिंग में मीडिया प्लानिंग और अकाउंट प्लानिंग होता है। तो सर्विसिंग प्लानिंग में तो फिर भी एक तरीका है, क्योंकि आज इतने MBA स्कूल हो गए हैं और बिजनेस स्कूल सारे जगह पूरे देश में फैले हुए हैं, उसमें काफ़ी लोग आते हैं और फिर वो हम उनको सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास एक तरीका है जिससे पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन हो, सब तरह के लोग अच्छे लोग आएँ, तो वहाँ उतनी तकलीफ नहीं है। क्रिएटिव में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और तकलीफ भी है, क्योंकि फाइनली हमारा बिजनेस क्रिएटिव का है। क्रिएटिव जो जैसे 2 मेरे बहुत महान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे यंग हैं। एक तो दोनों में बिल्कुल ह्यूमिलिटी है, इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन मिला है दोनों को। हमारे इतने अवार्ड्स होते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, उन पर काम करते हैं। ये वजह से मैंने सोचा कि ये सबसे बड़े नाम है, तो मैं ज़्यादा बात करने के बदले में इनसे बात करवाता हूँ कि इन दोनों के ऊपर। अभिजीत, कहाँ के हैं आप? ये सवाल जब लोग मुझसे पूछते हैं मुझे बहुत दिक्कत होती है जवाब देने में, क्योंकि क्या है, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो हर 2.5-3 साल में उनका तबादला होता था, ट्रांसफ़र होता था। सो गोरखपुर, सहारनपुर, गुवाहाटी, जोरहाट, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, भांति जगह में मुझे रहने का मौका मिला और दिल्ली में भी रहा। इंजीनियरिंग मैंने बनारस से की, तो आई वुड से मैं काफ़ी लकी रहा हूँ कि मुझे अपने देश के अलग अलग भागों में अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव मिला आपको। और नितेश जी, आप भी बताएं, आपका क्या बैकग्राउंड है? मेरी कहानी भी कुछ कीनू की तरह ही है। मैं भी अपने डैड के साथ जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ साथ में चिपक के चला गया। तो मध्य प्रदेश में पूरा घूमा, इटारसी कह लीजिए आप, या भोपाल कह लीजिए, ग्वालियर कह लीजिए, विदिशा कह लीजिए, छोटा टाउन है गंज बसोदा कह लीजिए, रीवा कह लीजिए। तो ये सब जगहों पर मैं अपना बचपन गुजारा मैंने, और फिर मैं इंजीनियरिंग करने बॉम्बे आ गया। उसके बाद तब से मैं यहीं पर हूँ। जी, तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर फैक्चुअल तौर पर मैं आपका जॉब प्रोफाइल ही पूछूं तो आप दर्शकों से शेयर करें कि आप हैं क्या और करते क्या हैं। बिल्कुल। तो मैं ओगिलवी एंड मेथर एडवर्टाइजिंग में हूँ। मैं नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। तो हम लोग के पूरे देश में अलग अलग शहरों में जो भी क्रिएटिव काम होता है, जो भी निकलता है काम, उसका सबका जिम्मा मेरा है। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन पे मैं काफ़ी काम खुद करता आ रहा हूँ कई सालों से और अभी देखता हूँ, जैसे कैडबरी, फेविकॉल, पल्सर, मेंटोस, सेंटर फ्रेश, एशियन पेंट्स वगैरह। तो ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन पे मैं लगातार कुछ ना कुछ करता आता हूँ। मुझे अभी फ़िलहाल ही कुछ दिनों पहले एक नया रोल मिला है चीफ क्रिएटिव ऑफिसर का। तो काम बेसिकली वही है जो कीनू करते हैं। टीम का किस तरह का परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान रखने का, अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें उनकी नीड्स को किस तरह से टेक केयर करने का। कुछ क्लाइंट्स जो हैं जिन पर हम लोग रेगुलरली काम करते हैं वो हैं सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न, अगर आप KBC या इंडियन आइडल का कैंपेन देखा होगा, मैकडोनल्ड्स है, रिलायंस डिजिटल TV है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का टाइड है, लिम्का है। सो ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनकी नीड्स का हम लोग और रिक्वायरमेंट्स का हम लोग ध्यान रखते हैं और उनको क्रिएटिव सॉल्यूशंस देते हैं। बिल्कुल। शशि जी, आप ही अब इस बात को समअप करें कि ऐसे लोगों ने आकर के क्या बदला है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहा है? तो मैं उसका जवाब देने के पहले अगर इन दोनों से एक क्योंकि उस मेरे सवाल में जवाब है, तो कीनू पहले आप बताइए, आपने जो भी कैंपेन किए हैं हाल में 12-18 महीने में, उससे सबसे आपका फेवरेट कैंपेन, सबसे आपको पसंद का कैंपेन कौन सा है? देखिए, जैसे ही मैंने इस सवाल का जवाब दिया, मैं बाहर जाऊंगा, मेरे जो बाकी क्लाइंट है वो सब मेरा कत्ल हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के बोलूँगा इसको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ नया करें सबके लिए, मगर हाँ, सबसे ज़्यादा आनंद उसमें आता है कि अगर आपने कुछ काम किया हो और लोग उसके बारे में बात करें। तो जैसे हाल ही में नहीं, मगर कई साल पहले मैंने एक फिल्म की थी एशियन पेंट्स के लिए, जिसमें वाह सुनील बाबू बढ़िया है, वो हुआ। या फेविकॉल की एक फिल्म थी जिसमें कई लोग बस से चिपक के जा रहे हैं। तो ये 2-3 कैंपेन हैं जिनकी वजह से मुझे काफ़ी नाम मिला, लोगों ने मुझे देखा। फिर एक सेंटर शॉक और मेंटोस के लिए कुछ काम किया था। नितेश, आपके फेवरेट कैंपेन क्या है?
मैं दो कैंपेन्स का नाम लेना चाहूँगा। एक जो मैंने अपना लियोबनेट में शुरुआत में की थी, जो जिसने मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलाई थी, वो टाइड के लिए थी। भोला न्यू पिंच वाली एक ऐड थी। और एक अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने जो केबीसी के लिए की है, जो ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। ये दो कैंपेन्स जो मुझे काफ़ी क्लोज है मेरे। अब आप देखिए, इन दोनों के कैंपेन में वो झलक आती है छोटे शहर की, जो मैंने सोचा था आएगी, मेरे को मालूम था ही होगी। इन दोनों से पूछिए कि उससे क्या फ़र्क पड़ा इनको छोटे शहर से आने में, इनके काम पर। देखिए, एडवर्टाइजिंग का मेन काम क्या है? जो टीवी के या प्रिंट के या इंटरनेट के दूसरी तरफ है, जो ऑडियंस है, उससे कैसे बात करो। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि यार उसको किस किस चीज़ में मज़ा आता है, या उसकी क्या दिक्कत है, या क्या उसके ख्वाब हैं, तो ऑब्वियसली आप उससे बात ही नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। और मेरे ख्याल से जो लड़के लड़कियां छोटे शहरों से आएंगी, वो इन सब बातों से वो वाकिफ़ होंगे। इसलिए जब वो उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनके लिए एड्स लिखना चाहेंगे, मेरे ख्याल से वो रिचनेस आएगी उनके कहानियों में। पहले एक वक्त था जब इंग्लिश मेन लैंग्वेज थी कम्युनिकेशन की। आज अगर आप देखेंगे तो हिंदी मेन लैंग्वेज है, यू नो। तो छोटे शहरों के जो बच्चे होते हैं, उनको ऑलरेडी एक एडेड एडवांटेज रहता है कि उनकी हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, यू नो। उनमें जो नुआंसेस आपको मिलते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और दूसरा ये है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, यू नो, क्योंकि मैंने बॉम्बे में भी काफ़ी ज़िंदगी जी है और छोटे शहरों में भी काफ़ी ज़िंदगी जी है। मेरे ख्याल से ज़िंदगी जीने का ज़्यादा मौका जो आपको छोटे शहरों में मिलता है, ज़िंदगी को जो आप क्लोजली ऑब्जर्व कर पाते हैं, बॉम्बे में क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, यू नो। आप शायद वो इतनी खूबसूरती से नहीं जान पाते कि एक अच्छा पड़ोसी होना क्या क्या मतलब है, या बच्चों का बाहर जाके अपने खेल खुद ईजाद कर कर खेलने का क्या मतलब है, यू नो। आपको वो सब चीज़ें बॉम्बे में शायद नहीं मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से वो एक थोड़ा एडेड एडवांटेज हो जाता है ज़िंदगी को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने का छोटे शहर में। जब मैं घर ढूंढ रहा था तो मेरे ब्रोकर ने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने वो भोला वाला बताया, न्यू पिंच वाला, जो उस समय काफ़ी पॉपुलर था। तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी लिख सकते हैं। ये दोनों इंजीनियर हैं जी। तो जब पेरेंट्स ने बातें की होंगी, जब इन्होंने उस वक्त सोचा होगा, तो जैसा होता है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, यही सब करियर पहले उस जिस दौर में हम लोग रहे यही सोचते थे। और ये लोग अब आ गए हैं बिल्कुल क्रिएटिव फील्ड में। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ये इनको पहचाना कैसे जाए, क्या प्रतिभा होती है जिसके आधार पर लिया जाए? ये तो इनसे पूछते हैं, क्योंकि आप दोनों, मेरा एक जवाब है, लेकिन इन दोनों से पहले पूछते हैं इनका क्या तरीका है, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। मुझे क्या लगता है, एडवर्टाइजिंग उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोफेशन है जो हमेशा बेचैन रहते हैं, जो चीज़ों से बहुत जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं। ऑल्सो जिनका रुझान और रुचि अलग अलग चीज़ों में है। जैसे मुझे टेक्नोलॉजी भी पसंद है, नाच गाना भी पसंद है, भाषा भी पसंद है, लोगों से मिलना भी पसंद है। मुझे इस बात का बड़ा मज़ा आता है कि सुबह मैं एक टेलीविज़न कमर्शियल लिख रहा हूँ एक बढ़ई के लिए जो फेविकॉल यूज़ करेगा, दोपहर में मैं एक रेडियो स्पॉट लिख रहा हूँ एक टाटा स्काई के लिए, और शाम को मैं एक इंटरनेट की कैंपेन कर रहा हूँ एक यंगस्टर को एक च्युइंगम बेचने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे ये सब इतनी चॉइस नहीं मिलेगी और किसी प्रोफेशन में मिलने नहीं वाली, तो मेरे ख्याल से ये तो डेफिनेटली एक क्राइटेरिया है अच्छे क्रिएटिव होने का कि आपको कई चीज़ों में मज़ा आना चाहिए। और दूसरा मेरे ख्याल से आदमी को इस प्रोफेशन में हंसने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ ना, तो फिर इस प्रोफेशन में कुछ नहीं हो सकता। नितेश, कीनू ने जो बोला उसमें थोड़ा और ऐड करूँगा। हंसने की क्षमता में आपको ये भी क्षमता होनी चाहिए कि आप खुद पर भी हंस सकें, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इतना आसान, बहुत मिसकंसेप्शन है एडवर्टाइजिंग के बारे में बाहर। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। जब मैं घर ढूंढ रहा था तो मेरे ब्रोकर ने पूछा आप क्या करते हैं, मैंने कहा कि मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ। कौन सा ऐड किया आपने, तो मैंने वो भोला वाला बताया, न्यू पिंच वाला, जो उस समय काफ़ी पॉपुलर था। तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम भी लिख सकते हैं। ऐसा ही बोला। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों से मिला हूँ इस देश में, लोगों का ये मानना है कि एडवर्टाइजिंग बहुत ही आसान प्रोफेशन है, यू नो, बट एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन है, जहाँ पर जो मन में आता वो नहीं लिखा जाता। एक पर्टिकुलर टारगेट को ध्यान में रखकर क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप में वो क्षमता है, अगर आप शब्दों में और आपने ज़िंदगी को क्लोजली ऑब्जर्व किया, जिसके ज़रिए आप अच्छी कहानियाँ दर्शकों को अगर सुना सकते हैं, तो ज़रूर आप एडवर्टाइजिंग में आइए। जो चीज़ नितेश ने बोली, मैं उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ कि मैं एक बार गया, मेरे पिताजी के एक परिवार वाले कन्नौज में हैं, यूपी में। तो एक बार मैं वहाँ गया, तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने कहा लिखता हूँ। उस दौरान कुछ हुआ तो उन्होंने पूछा अच्छा, मैं उस फेविकॉल की जो फिल्म थी उसमें तो कुछ लाइन तो थी नहीं, तो क्या लिखा, तो तुमने फ़ोटो खींची क्या? मैंने कहा नहीं, फ़ोटो नहीं खींची। तो तुमने कपड़े उनके ऊपर डिज़ाइन किए? मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं किया।
तो फिर क्या किया, मैंने कहा नहीं आइडिया है, तो मैंने कहा हाँ आइडिया तो हमको भी आता है, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा क्या किया तुमने, तुम करते क्या हो। तो आई टोटली एग्री विद नितेश कि ये लगता है एक कि बहुत आसान काम है, और दूसरा लोगों को लगता है कि ग्लैमर बहुत है। करेक्ट। जबकि और कई लोग इस प्रोफेशन की तरफ इसलिए खिंचते हैं क्योंकि उनको लगता है नहीं यार बहुत ग्लैमर है, मज़ा आएगा वहाँ जाके। मज़ा है, मगर मज़ा उन बातों में नहीं है जहाँ जो लगता है लोगों को। इसलिए एक तो मैं डेफिनेटली लोगों को बोलना चाहूँगा कि आ रहे हो ना तो ग्लैमर के लिए मत आना। ये तो तय बात है कि घिसाई पिटाई बहुत होती है, मज़े और चीज़ों में आते हैं, अच्छे आइडिया सोचने में आते हैं, अच्छी चीज़ लिखने में आती हैं, मगर अगर सिर्फ ग्लैमर के चक्कर में आओगे तो बिल्कुल निराश हो जाओगे। शशि, आगे चलते हुए इस तरह के टैलेंट के लिए इस इंडस्ट्री में कितने मौके हैं, कैसे नर्चर किया जाए, कैसे सोर्स किया जाए? नहीं, मैं तो आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, मेरे हिसाब से आज की तारीख में, क्योंकि ये तो हमारा बिज़नेस जो है तो बढ़ेगा ही, और दोगुना नहीं 4 गुना होगा 3 साल में। आप देखिएगा, मेरी बात पर ध्यान रखिएगा, 3 साल में 4 गुना। मैं बोल रहा हूँ आपको क्योंकि इसके बहुत रीज़न है, क्योंकि इंडिया जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पहले बिल्कुल एक क्रक्स पर फेस पे बैठा हुआ है जहाँ पर बहुत कुछ बदल सकता है, और तमाम क्लाइंट्स ऑल आएंगे। अभी हमारा छोटा टाउन खुला नहीं है, हमारी जो चाइना में SME का वो छोटे शहर में जो कंपनीज बनती हैं वो बनी नहीं है। जब वो आएंगी धीरे धीरे छोटे छोटे चैनल बनेंगे उन शहरों के लिए, तो टैलेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। टैलेंट की है कमी, और उसमें अगर कोई तरीका निकले टैलेंट लाने का, माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू या किसी और के थ्रू अगर आता है, तो उससे सबका फ़ायदा होगा। और चूंकि ये आइडिया का खेल है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, तो अगर हम लोग थोड़ा समराइज करना चाहें कि क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप लोगों ने मिजाज के बारे में तो बताया कि कैसा इंसान होना चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सम बेसिक स्किल्स क्या क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो क्या क्योंकि क्रिएटिव प्रोफेशन है, इसमें अलग अलग डिविजन्स हैं इवन विद इन क्रिएटिव, तो कोई भी बढ़िया हुनर हुआ, या तो शब्दों के साथ खेलने का अच्छा, या अच्छा ड्राइंग वगैरह करने का, विजुअलाइजेशन का। आजकल इंटरनेट पे इतना बढ़िया काम हो रहा है, तो कई लोग हैं जो जैसे इंटरनेट पे काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, अगर उसमें आपकी कला है तो आप आ सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बोलना चाहूँ, एक तो दिमाग थोड़ा अलग तरीके से चलना चाहिए। किसी भी चीज़ को देखने का एक अपना निजी नज़रिया होना चाहिए, ये नहीं कि बाकी लोग कैसा देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी वो चीज़ है कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखो और तो आप क्या कहानी उस तरीके से बोल सकोगे, लोग बोलेंगे अरे हाँ ये सच बात है, मगर किसी ने ऐसा सोचा नहीं। अपने पूरे धंधे में ये बहुत ज़रूरी है कि यार ऐसा सोचा क्यों नहीं, उसी में मज़ा आता है। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपकी क्राफ्टिंग कितनी खूबसूरत है, आप शब्दों को कितनी खूबसूरती के साथ लिख सकते हैं। सेकेंडली, जैसा कि किन्होंने ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी को कितना क्लोजली ऑब्जर्व किया और आप कितने खूबसूरत तरीके से कहानियाँ कह सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि कुछ लोगों को जो हम लोगों ने हायर किया है ना, अनकन्वेंशनल हायरिंग्स जो होती है ना, अभी हाल ही में उसको हमने क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया, श्रेयस जैन करके है, वो स्टैंड अप कॉमेडियन होता था, उसको एडवर्टाइजिंग का इतना बैकग्राउंड नहीं था, उसने थिएटर किया था, स्टैंड अप कॉमेडियन था, पर उसकी कहानियाँ इतनी खूबसूरत थी क्योंकि उसने, अगर स्टैंड अप कॉमेडियंस जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी को अलग तरीके से परोस के आपको एंटरटेन करते हैं, तो वो कंपेल किया हम लोगों को यूँ कि इस बंदे को राइटिंग के लिए डेफिनेटली एक अटेम्प्ट तो देना चाहिए। शशि, आप अपनी संपादकीय टिप्पणी अंत में। तो मेरे हिसाब से मैं आपके दर्शकों को कहूँगा ये बिज़नेस बढ़ेगी, और इस एरिया में जितने लोग आएंगे, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है आपका फिल्म का बिज़नेस, आपका टेलीविज़न का बिज़नेस, सब जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो उसी में आएंगे, और इसमें टैलेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जितने लोग आएंगे उतना हमारा बहुत ज़्यादा कमी है, ज़्यादा कमी है मेरे हिसाब से। मेरा मानना ये है क्योंकि ये सब जुड़े हुए बिजनेस, अगर मैं पूरा बात करूँ पूरे बिरादरी की, सिर्फ एडवर्टाइजिंग की बात नहीं करूँ, सारे की बात करूँ, तो इसमें बहुत कमी है। और क्योंकि इसमें तो परिवर्तन आएगा ही, और जब परिवर्तन आएगा किस स्पेस में आता है, चाहे 4 गुना होता है, 3 साल में नहीं होता है, डबल होता है, वो क्या मानने की बात है। लेकिन आप जब दूसरे स्पेस ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें हम इंटरटेनमेंट, मीडिया, सिनेमा राइटिंग सब मिले जुले हैं। अब इसने नितेश ने फिल्म बनाई है तो चिल्लर पार्टी, तो उसमें सब मिला जुला रिश्ता है वो, तो ये होगा, ये सब वहाँ से शुरुआत होती है। आइडियाज़ बेसिकली चाहिए, और इसमें अपना अपना घबराएं, आपके दर्शक बोलें कि भाई हम में क्षमता है, हम ट्राई करते हैं, उसके बाद हमारा काम है छांटना, इन लोगों का काम है छांटना। बिल्कुल। शशि जी, ये जो हमने सीरीज़ बनाई है, इसमें मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ यूज़र फ्रेंडलीनेस, टैलेंट के लिए जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं और बड़ी तादाद में देखते हैं, और छोटे शहरों में तो ज़्यादा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों से आज जो इनपुट मिला है, इससे लोगों को क्लैरिटी आएगी, क्योंकि बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है कि इस स्पेस में आने के लिए क्या करना है। अगर आपकी नज़र अच्छी है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और आप अपनी बात को अच्छे से कह सकते हैं, अच्छे कथावाचक हैं या दास्तानगोई कर सकते हैं, और बात कहने का अपना अंदाज़ है, और फालतू सी भी बात हो लेकिन दिलचस्प अंदाज में कह सकते हैं, तो इस स्पेस में आने के लिए आप बहुत अच्छे पात्र हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं रोज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और समझाइश के लिए। बड़ा ज़रूरी है, लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम 2 और केस स्टडीज देखेंगे जो ऐसे ही छोटे शहरों से आए हुए लोग हैं और आज एडवर्टाइजिंग और मीडिया की दुनिया में, मार्केटिंग की दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। गेस्ट एडिटर शशि सिन्हा एपिसोड में हम आपको मिलाएंगे ग्रे इंडिया के धीरज सिन्हा और ONM के समीर गुप्ते से और जानेंगे उनकी कहानी ब्रेक के बाद। आज से 15-20 साल पहले एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर इंग्लिश बोलने वाले और बड़े शहरों के लोग ही दिखते थे। आइडिया सोचते समय शायद ही कानपुर के करीम को ध्यान में रखा जाता था। 90 की दशक में टीवी एडवर्टाइजिंग के बढ़ने से कानपुर और करीम दोनों ही धीरे धीरे इम्पोर्टेंट हो गए और आज ऐसे ही छोटे शहरों में मौजूदा टैलेंट के लिए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जगह बना रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में पैदा हुए धीरज सिन्हा वैसे बिहार के हैं। पिता के ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से इन्होंने अपना अधिकतर बचपन इन्हीं दोनों प्रदेशों में बिताया। हमारे तबके के लोगों को पता भी नहीं था कि मैनेजमेंट क्या होता है या IIM क्या होता है या एडवर्टाइजिंग में कैसे जाते हैं। हम सिर्फ मॉडल्स को देखते थे और हमें लगता था एडवर्टाइजिंग वही है। एडवर्टाइजिंग के पीछे इतना कुछ सोचा जाता है, थिंकिंग होती है, कुछ इंसाइट होता है, रिसर्च किया जाता है, सोचने का भी काम है, ये हमको पता भी नहीं था। धीरज दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद अहमदाबाद के मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस में पढ़े। इनके करियर की शुरुआत McCann Erickson से हुई और आज धीरज ग्रे इंडिया के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया हैं। मुंबई में ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। आज हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता है और तो और सभी ब्रांड्स की खपत Tier 2, Tier 3 शहरों में ज्यादा होने लगी है। ऐसे में आज जरूरत है छोटे शहरों और कस्बों की नफ्स पहचानने वाले टैलेंट की। जिस कंज्यूमर को हम रीच आउट करना चाहते हैं वो कंज्यूमर का प्रोफाइल चेंज हो गया है। अब जो आपके साबुन है या टेलीविजन है या मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस है वो गांव में बिक रहे हैं, वो छोटे शहरों में ज़्यादा बिक रहे हैं। इंडिया का जो ग्रोथ है वो छोटे शहरों और रूरल से ज़्यादा आ रहा है। तो उस मानसिकता को समझने के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो वहाँ पले बढ़े हैं। धीरज ने अपने पैशन को फॉलो कर एडवर्टाइजिंग दुनिया में अपने लिए नाम और अवार्ड्स दोनों कमाए। अगर आप भी छोटे शहर के हैं और आप भी एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आना चाहते हैं तो धीरज सिन्हा के कुछ टिप्स आपके लिए। फैशन देख के ना भागे, अपने अंदर के पैशन को देखें और भागे। और एक बार आपने ठान लिया कि मुझे इस फील्ड में घुसना है, जैसे मान लीजिए अगर एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन या मार्केटिंग में घुसना है, तो एक कुछ आप अपनी स्पेशलिटी बनाइए। समीर गुप्ते इंदौर में पले बढ़े, लेकिन इनका जन्म MP के सीतामोर नाम के छोटे से गांव में हुआ था। जब 1993 में समीर पहली बार मुंबई लिंटास के साथ समर ट्रेनिंग के लिए आए तो उन्हें इस शहर और एडवर्टाइजिंग दोनों से प्यार हो गया और जल्द ही शुरू हुई उनकी सफलता की कहानी। मुझे एडवर्टाइजिंग पसंद आया, मुझे मुंबई पसंद आया। मैंने सोचा मुझे वापस आना चाहिए, तो उसके बाद मैं वापस आया। अपना MBA ख़त्म करने के बाद मैंने ट्रिकाया ग्रे ज्वाइन किया। ट्रिकाया ग्रे में 1.5 साल काम करने के बाद मैं ओगिलवे में आया। यहाँ पे 3 साल मैंने काम किया। उसके बाद फैमिली रीजंस के कारण हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए, जहाँ पे मैं मुद्रा में 3.5-4 साल काम किया। उसके बाद मैं वापस जब बॉम्बे आया और मुंबई आया तो मैंने फिर से ओगिलवी ज्वाइन किया। सो ओगिलवी में मैंने पिछले 13-14 साल मैंने ओगिलवी में काम किया है। आउट ऑफ द टोटल 18-19 साल का एक्सपीरियंस दैट आई हैव। MBA की डिग्री लेने के बाद जब समीर मुंबई लौटे, उन्हें पता था कि वो एडवर्टाइजिंग में ही करियर बनाना चाहते हैं और आज करीब 17 सालों बाद समीर गुप्ते प्रेसिडेंट ओगिलवी एक्शन, कंट्री हेड आउटरीच एंड लाइव हैं। जब पहली बार हमारे घर में टीवी आया था, आई थिंक 1986-1987 में, मैं और मेरा भाई डायरी लिखे बैठा करते थे टीवी देखते समय। कोई भी जब नया ऐड आता था हम ऐड लिख लेते थे, उस ऐड का नाम लिख लेते थे। तब उस वक्त हमको 15 सेकंड एडिट और 30 सेकंड के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था, पर जब लंबा या छोटा उस तरह के एड्स, जो भी एड्स आते थे उनका जो भी एडिट होता था वो लिख लेते थे। सो मेरे ख्याल से एडवर्टाइजिंग का लगाव आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ था। इट इज़ जस्ट दैट जब मैंने समर ट्रेनिंग किया, जब पहली बार एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया तो मुझे समझ में आया हाँ ये काम सच में सच में इंटरेस्टिंग है, ये मुझे ये करना चाहिए। छोटे शहर से होने के बावजूद समीर ने अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी के बल पर एडवर्टाइजिंग दुनिया में अपनी खास जगह बनाई है और कई अवार्ड्स भी जीते। समीर ने अपने अनुभवों को खूबसूरती से विज्ञापन जगत में इस्तेमाल किया है। उनका मानना है कि अगर किसी काम में आपको रुचि है
तो उस काम में आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। हमारी टीम में आज की तारीख में कम से कम मैं क्या आई थिंक 70% लोग हैं, 75% पीपल वुड बी फ्रॉम स्मॉल टाउन्स। एंड ये इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग उन लोगों को समझते हैं, बिकॉज ये वहीं से आए हैं, मैं भी वहीं से आया हूँ। सो हम उन लोगों की सिचुएशन को, वो लोग किस तरह से किस कम्युनिकेशन को रिएक्ट करेंगे, ये अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हमारे बिजनेस में उस तरह का लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। आंखों में ढेर सारे सपने लिए धीरज सिन्हा और समीर गुप्ते आए तो थे छोटे छोटे शहरों से, लेकिन उनमें कुछ खास कर दिखाने का आत्मविश्वास था। और आज ऐसे ही खास लोगों की तलाश है देश की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को।